हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट, और हमारी जो यूनिट चल रही है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज मैं इस यूनिट का जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है कैलकुलेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का निर्धारण। आप देखोगे, अगर आप बोर थ्योरी उठाएं और इसकी एक्सरसाइज में देखें, इसके जो ऑब्जेक्टिव देखें, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इनसे रिलेटेड, मतलब इस फॉर्मूले से, टोटल एनर्जी से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे ऑब्जेक्ट में। तो आज हम इस रिलेशन को डेराइव करते हैं और उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो, अगर हम ये देखें कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और उस वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी ना, वो दो कंडीशन पे डिपेंड करती है। एक तो उसकी पोजीशन कहाँ है इलेक्ट्रॉन की, न्यूक्लियस से वो कितनी डिस्टेंस में होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट्स में होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का भी इफेक्ट पड़ेगा उसकी एनर्जी पर। दूसरा है कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो रिवॉल्व करने के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इस तरह से टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन की किसी भी जो ऑर्बिट में टोटल एनर्जी होगी ना, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगी। समझ गए बच्चों कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वह उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर हो। तो हम देखते हैं, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, जिसे हम En से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सम होगी काइनेटिक एनर्जी मतलब Ke और पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है। अब हम जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन होता है Ke = 1/2 mv²। चूंकि हम इलेक्ट्रॉन के लिए हमने देखा था एक रिलेशन में, जो कि रेडियस के रिलेशन में आया था कि इस तरह से mv² होता है kz²/r। तो आप इसी वैल्यू को इसमें पुटअप करें तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा kz²/2r, और पोटेंशियल एनर्जी का तो फॉर्मूला होता है -kz²/r। तो इन दोनों इक्वेशन की वैल्यू अगर आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इनमें रखें, पुटअप करें, तो आप पाएंगे कि इसको आप पुटअप करोगे तो आपका रिलेशन फाइनल निकलेगा -kz²/2r। ये है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। अगर हम इसमें r की वैल्यू और पुटअप कर दें जो हम जानते हैं, तो जब आप इसमें r की वैल्यू पुटअप करोगे तो आपके पास फाइनल इक्वेशन निकल आएगा -2π²z E4nk² और h²। अब अगर आप यहां देखें तो आपके पास z और n ये वेरिएबल वैल्यूज होंगी इनकी, मतलब ये वेरिएबल्स हैं, अर्थात इनकी वैल्यू चेंज होगी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। लेकिन 2π² में पाई है, e है, m है, k है, h है, ये चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये कांस्टेंट होते हैं। हमने इससे पहले भी देखा इनकी वैल्यूज है। तो इन सब की वैल्यू को अगर आप सॉल्व करें, वैल्यू पुटअप करके इस इक्वेशन को सॉल्व करें, तो जूल में वैल्यू आती है 2.18 × 10⁻⁻18 जूल पर इलेक्ट्रॉन या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इस इक्वेशन को और आगे बढ़ा दें, तो मैं यहां से मिटा दूं इसको, आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो देखो, अगर आप इस इक्वेशन को और आगे बढ़कर देखें कि क्या बन जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा En = -2.18 × 10⁻⁻18 क्या बचेगा यहाँ z²/n², और ये होगा जूल पर इलेक्ट्रॉन में, और -13.6 × z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन। ये रिलेशन है, समझ गए ना, इस तरह से। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप En को देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², क्योंकि अगर मैं n को ऊपर ले जाऊं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर हम En में ऐसा देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी z²।
कि जेड जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे, एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में ले लिया जाए अलग अलग सिस्टम में, तो वो डिक्रीज होती जाएगी। तो यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने का, और हम इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इसके ग्राफ और बता दूं मैं यहीं पर, तो इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखो, अगर आप इन्हीं का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछ लिया जाए कि किस तरह से एनर्जी चेंज होगी एन की वैल्यू चेंज होने से, तो अगर हम यहाँ पर E ले लें, En टोटल एनर्जी, और यहाँ पर हम n स्क्वायर, तो आपका ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव वैल्यू, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू है वो कम होती जाएगी, अर्थात इंक्रीज होगा। और अगर हम दूसरा ग्राफ लें इसी में कि इस तरह से ले लें, यहाँ पर हम जेड स्क्वायर करते हैं और यहाँ ई ले लें, En, तो आप देखोगे कि जैसे जैसे जेड इंक्रीज होगा, En की नेगेटिव वैल्यू लगातार क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, अर्थात En डिक्रीज होता जाएगा। और तीसरा अगर आप ग्राफ यहाँ ले लें 1/z स्क्वायर, और यहाँ En, तो इस तरह का ग्राफ आ जाएगा कि जेड की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी, समझ गए ना, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये वाली वैल्यू अगर इनका मतलब ये अगर इंक्रीज होगा तो इनका रेशियो इंक्रीज होगा, इनका रेशियो इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह से ये तीन अलग अलग ग्राफ्स बता दिए मैंने, तो आप इन्हें नोट कर लें। अब देखो, एक और रिलेशन बता देता हूं मैं आपको, तो ये आपने नोट कर लिया। अब आगे देखें, देखो इस तरह से है, एक रिलेशन होता है, एक आता है कि En एंड Ke रिलेशन, मतलब समझ गए बच्चों कि कुल ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का संबंध। तो देखो, अभी आपने देखा है कि En इक्वल टू क्या होता है, माइनस kz²/2r, और Ke इक्वल टू क्या देखा था आपने कि वो होता है kz²/r, सॉरी 2r। तो अगर आप इस रिलेशन को और इसको कंपेयर करें, फर्स्ट और ये क्या है सेकंड, तो आप देखेंगे कि En इक्वल टू, ये देखो आप कि ये जो इतनी वैल्यू है वो इसके बराबर है, मतलब ये आ जाएगा ना आपके पास माइनस ke, या आप लिख सकते हैं ke इक्वल टू माइनस En, या ke अपॉन En इक्वल टू -1। तो इसका मतलब है कि ke ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि En जो है हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इस तरह से ये रिलेशन हो गया। ठीक इसी तरह से दूसरा रिलेशन देखो आप, अगर हम देखें दूसरा रिलेशन है कि Pe के मतलब En एंड Pe रिलेशन, इन दोनों में क्या है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा में। तो आपने देखा था अभी कि En इक्वल टू था माइनस kz²/2r, और Pe इक्वल टू आप जानते हैं कि माइनस kz²/r होता है। तो आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है, कि En इक्वल टू Pe/2, या हम ये कहें कि Pe इक्वल टू 2En, या Pe/En इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये आपका 2 आ जाएगा। या आपसे पूछ ले वो कि En/Pe कितना होगा, तो 1/2 होगा। ध्यान रखें कि जो कि En हमेशा निगेटिव होता है, तो Pe भी क्या होगा, निगेटिव आएगा। समझ गए ना? तो इस तरह से ये रिलेशन हो गए किसके, Pe और En के। अब एक रिलेशन और बताता हूं मैं आपको, तो आप इसको नोट कर लिया होगा। अब देखो और क्या रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है कि रिलेशन ऑफ En एंड एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। मतलब है कि किसी nth लेवल, ठीक है, कि एनर्जी En, मतलब किसी n कक्षा की ऊर्जा तथा प्रथम कक्षा की ऊर्जा का संबंध। समझ गए ना?
आपको किसी nth लेवल की एनर्जी और फर्स्ट लेवल की एनर्जी का रिलेशन पूछ लिया गया हो तो फॉर्मूला होता है En इक्वल टू E1 अपॉन क्या n स्क्वायर, जहां n वो है जिस ऑर्बिट के लिए आपको एनर्जी पूछी गई है। En कैसे कैलकुलेट करोगे तो En इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 80, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर जूल पर इलेक्ट्रॉन में, या फिर आप क्या होता है एक और फॉर्मूला 13.6 जेड स्क्वायर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन। तो E1 आप इससे कैलकुलेट कर ले, nth ऑर्बिट की आपको एनर्जी अगर दे दी गई है तो आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या n की वैल्यू दे रखी है तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी से En कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले आपने ये सारे रिलेशंस देखे जो कि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी के कैलकुलेशन में यूज होंगे, तो पहले आप इन्हें नोट कर लें, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं, ठीक है। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूं, जैसे आपको दिया गया है कैलकुलेट द एनर्जीज ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब n इक्वल टू 1 2 3 इस तरह से कि हाइड्रोजन की विभिन्न कक्षाओं की ऊर्जा कैलकुलेट करनी है। तो दूसरा इसी तरह दूसरा कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा और हीलियम की द्वितीय कक्षा की ऊर्जाओं का अनुपात। और तीसरा है कि कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं एक करके समझाता हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है, आपको हाइड्रोजन में Z की वैल्यू तो मान लेनी है, N की वैल्यू बदलनी 1 2 3, ठीक है। फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने का -13.6 × Z² अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर। मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर दे रहा हूं। फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू 1 रखनी है, Z को हम जानते हैं 1 रहेगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट में आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड ऑर्बिट में आप कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू 2 रखनी है जो आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप थर्ड ऑर्बिट में जाएं तो n की वैल्यू 3 रखनी है तो ये आ जाएगी -1.5। तो आप देख रहे हैं कि E1 से ज्यादा E2, E2 से ज्यादा E3, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। तो इस तरह से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है नेगेटिव वैल्यू कम होती जा रही है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी बढ़ती जा रही है। समझ गए ना? तो इस तरह से आप ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, समझ गए होंगे, आप इसे नोट कर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूं, हम इसे मिटा देता है। अगर आप सेकंड क्वेश्चन में आ जाएं, ठीक है, तो आपको लिखा है कैलकुलेटर, तो आप ऐसा नहीं, ठीक है। आंसर नंबर 2 में देखें तो आप ऐसा लिख लें EH अपॉन EHE प्लस इक्वल टू, तो यहां आ जाएगा ZH का स्क्वायर अपॉन ZHE का स्क्वायर इंटू यहां पर अगर आप जाएंगे तो NHE प्लस का स्क्वायर अपॉन यहां हो जाएगा H का स्क्वायर। तो EH अपॉन EHE प्लस, तो हाइड्रोजन का 1 का स्क्वायर, हीलियम में 2 का स्क्वायर यहां आ जाएगा, क्योंकि हीलियम की सेकंड ऑर्बिट है तो 2 का स्क्वायर, हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट है तो EH अपॉन EHE प्लस आ जाएगा 1/1, अर्थात सेम हो कि हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट और हीलियम की सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी बिल्कुल सेम आएगी। थर्ड क्वेश्चन में देखो आपसे कहा गया है कि हाइड्रोजन की थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, Ke क्या होगी, Pe। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में Z तो रखना है 1 और N की वैल्यू रख दो आप कितनी 3, तो आप एक E थर्ड निकाल लो, तो यहां हो जाएगा -13.6 इंटू यहां हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन में आपको कौन सी ऑर्बिट लेनी है, थर्ड, तो यहां पर हो जाएगा ये, तो ये E3 हो जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास E है क्या, E आ गया। अब आप एक रिलेशन जानते हैं कि Ke इक्वल टू होता है -En, तो Ke इक्वल टू क्या हो जाएगा -En, En की वैल्यू हमारे पास माइनस कितनी है 1.5, मतलब Ke आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव। अब आप जानते हैं कि Pe कितना होगा, तो Pe होता है 2En के बराबर, तो आप देखेंगे कि Pe इक्वल टू 2En की वैल्यू -1.5, तो Pe की वैल्यू हो जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से आपने Pe कैलकुलेट कर लिया, समझ गए ना? तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। देखो एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है और आया भी है, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपसे कि कैलकुलेट
कैलकुलेट, ठीक है, एनर्जी ऐसा लिखता हूं मैं कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, इफ E1 है आपको 800 U और En है मान लो 32 U, मतलब कोई आर्बिट्ररी यूनिट में है, कोई यूनिट है मान लिया। आपसे पूछा गया n की वैल्यू क्या होगी कि किसी n ऑर्बिट की एनर्जी इतनी है और फर्स्ट ऑर्बिट की इतनी है, तो पूछ रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी। तो आपको एक रिलेशन बताया था मैंने कि En = E1 अपॉन n स्क्वायर। तो आपको En कितना दे रखा है, माइनस में लगा दो, ठीक है, ये माइनस में है तो -300, E1 आपको रखना है -800, ठीक है, और अपॉन में n स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इसे और आगे सॉल्व करोगे तो आप देखोगे, नो उल्टा लिख दिया मैंने, तो मैं सॉरी यहां पर आप ले लें E1 है -3200 और यहां पर मैंने कर दी 800 U, ठीक है। तो अब आप इस फॉर्मूले में देखें तो -800 = -3200 अपॉन n स्क्वायर। तो n स्क्वायर देखो कितना आ जाएगा आपके पास, अगर आप इसे डिवाइड करें तो आप हो जाएगा 320 अपॉन ये हो जाएगा, तो ये हो गया 4, तो n कितना आ जाएगा 2, अर्थात सेकेंड ऑर्बिट में इतनी बचेगी एनर्जी। तो ये जो है इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में। आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मैंने एनर्जी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस के मतलब जो हो सकते हैं क्वेश्चन जिनके लिए जो फॉर्मूले यूज हो सकता है एनर्जी से रिलेटेड, वो मैंने आपको बता दिए। इनको आप अच्छी तरह से एक बार नोट कर लें, उनके क्वेश्चंस का, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे एनर्जी चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और उसमें डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, वेवलेंथ, जो ट्रांजिशन होता है उसके करस्पॉन्डिंग में जो रेडिएशंस निकलती हैं उनके बारे में, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।